हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 34 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय सामाजिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास का टॉपिक पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है और दिनांक लिखना है 22 सितंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, जो पिछली वर्कशीट आई थी उसमें मैंने आपको राष्ट्रवाद के बारे में बहुत डिटेल में बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है। देखो, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना या आस्था का नाम है जिसके तहत लोग अपनी जाति, संस्कृति, इतिहास, भाषा सब में एकजुट हो जाते हैं, ठीक है, और एकता का प्रदर्शन करते हैं। तो वो क्या होती है, वो भावना क्या कहलाती है, राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। और जो हमारा टॉपिक है आज वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो बच्चों, यूरोप में जितने भी देश थे, है ना, यूरोप में जितने देश थे वो सभी पहले एक स्वायत्त संस्था के रूप में नहीं थे। उनके अंदर जो शासन था वो स्वायत्तता का नहीं था, वहाँ राजतंत्र था। लेकिन जब यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ तो बहुत सारे राष्ट्र जो कि पहले राजतंत्र के अधीन थे, जैसे कि जर्मनी है, इटली है, बुल्गारिया है ना, रोमानिया है, इन सभी का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्माण हुआ, ठीक है। तो वही भावना क्या कहलाई, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसमें बहुत सारे जो प्रगतिवादी व्यक्ति थे उनका समर्थन रहा, बहुत से संगठनों का समर्थन रहा, है ना, बहुत से संगठन गुप्त रूप में भी इस भावना में सहयोग देते रहे। तो बच्चों, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा। अलगाव का मतलब होता है बच्चों अलग हो जाना, ठीक है। तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद था वो जनतंत्र और क्रांति से अलग होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। सत्ता को बढ़ाने के लिए, देखिए, राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया, राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया, है ना, और इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया कि जो कि राष्ट्रवाद की भावनाओं को बढ़ाते हों। यद्यपि मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों ने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इसे राजशाही और फौज की ताकत द्वारा मिलाकर दबा दिया गया। देखो, जर्मन के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था कि इन्होंने विभिन्न इलाकों को जोड़ के एक राष्ट्र राज्य बनाने की कोशिश की, है ना, लेकिन वहाँ पर पहले से राजशाही था, राजतंत्र था। तो राजा ने, जो राजतंत्र था, उसने और उसकी फौज ने मिलकर उस प्रयास को दबा दिया। इसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। बच्चों, ये आपको याद रखना है, किसने एकीकरण का नेतृत्व संभाला था, प्रशा ने, ठीक है। जो राष्ट्रीय एकीकरण का आंदोलन हुआ था इसे प्रशा ने संभाल लिया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण, और समय है इसका 1866 से 1871। देखिए, जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। तो जो जर्मनी का एकीकरण था वो किसके नेतृत्व में हुआ था, ये आपको याद रखना है, प्रशा के नेतृत्व में हुआ था। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र निर्माण में मुख्य भूमिका अदा की। तो जो एकीकरण था उसमें प्रशा के साथ जो ओटो वन बिस्मार्क थे, जो उनके मंत्री थे, प्रमुख मंत्री, उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। बच्चों, जो जर्मनी का एकीकरण था उसकी सबसे बड़ी बाधा थी ऑस्ट्रिया, ठीक है। तो जो प्रशा था, प्रशा ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों से युद्ध किया और फिर प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई, इस तरह से, ठीक है। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नए साम्राज्य का राजा घोषित किया गया। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। जर्मनी के एकीकरण के बाद किसको राजा घोषित किया गया था, केसर विलियम प्रथम को। जर्मनी के एकीकरण ने यूरोप में प्रशिया को महाशक्ति के रूप में स्थापित कर दिया था। नए जर्मन राज्य में मुद्रा बैंकिंग, देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट विशेषता है किसकी है, जर्मन के एकीकरण की, ठीक है। मुद्रा बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। जब जर्मन का एकीकरण हो गया था तो एकीकरण के बाद मुद्रा बैंकिंग, न्यायिक व्यवस्था और इनके आधुनिकीकरण पर बहुत अधिक जोर दिया गया था, ठीक है। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे इटली का एकीकरण, और इटली के एकीकरण का समय था 1859 से 1870। तो देखिए,
इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। बच्चों जब इटली का एकीकरण हुआ था तो एकीकरण होने से पहले इटली जो था वो 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था और वहाँ के जो राजा थे वो अपने अनुसार राजतंत्र, राजा का जहाँ शासन था वो राजतंत्र, तो सभी के अपने अपने अलग अलग नियम होते थे, तो वहाँ पर कोई भी एकता या एकता की भावना नहीं थी, है ना। तो जब इटली का एकीकरण हुआ था तो उससे पहले वहाँ पर राज्यों में इटली बटा हुआ था। 1830 के दशक में ज्यूसेप्पे मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। बच्चों इटली के एकीकरण में ज्यूसेप्पे मैत्सनी का बहुत बड़ी भूमिका है, इन्होंने जो है एकीकरण के कार्यक्रम प्रस्तुत किए थे। 1830 एवं 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। 1859 में फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की जिसके माध्यम से उसने ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया। बच्चों ये पॉइंट आपको याद रखना है, किसने संधि की थी? सार्डिनिया पीडमोंट ने, ठीक है। इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा था इटली के एकीकरण में। 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया गया था, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि जब इटली का एकीकरण हुआ तो उसके बाद इमैनुअल द्वितीय को वहाँ का राजा घोषित कर दिया गया था। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसमें काउंट कैमिलो दे कावूर के बारे में। तो देखिए काउंट कैमिलो दे कावूर ये कौन था? सार्डिनिया पीडमोंट का प्रमुख मंत्री था। यहाँ हमने अभी पढ़ा था सार्डिनिया पीडमोंट जो कि एक बहुत ही जिसने चतुर कूटनीतिक संधि की थी और संधि के माध्यम से क्या किया था? उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया था, ठीक है। तो काउंट कैमिलो दे कावूर कौन था? सार्डिनिया पीडमोंट का प्रमुख मंत्री था, ओके। इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इन्होंने क्या किया था? एकीकृत करने वाले आंदोलन, ऐसे आंदोलन चलाए थे जो कि इटली के प्रदेशों को एकीकृत कर सकें। एकीकृत मतलब मिला सकें उन राज्यों को। हालांकि वह स्वयं न तो एक क्रांतिकारी था और ना ही जनतंत्र में विश्वास रखने वाला था। फ्रांस के साथ की गई चतुर संधि के पीछे कावूर का हाथ था। बच्चों जो संधि की गई थी उसके पीछे किसका हाथ था? कावूर का हाथ था, ठीक है, जिसके कारण ऑस्ट्रिया को हराया जा सका एवं इटली का एकीकरण संभव हो सका, ठीक है। तो जो संधि की थी वो किसने की थी? सार्डिनिया पीडमोंट ने की थी। और किसके साथ की थी? फ्रांस के साथ संधि की थी। और जब संधि की थी तो उसका परिणाम क्या निकला था? ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया गया और इसी का परिणाम ये निकला कि इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे ज्यूसेप्पे गैरिबोल्ड के बारे में, ठीक है। देखिए ज्यूसेप्पे गैरिबोल्ड वह नियमित सेना का हिस्सा नहीं था। नियमित सेना का हिस्सा नहीं था मतलब कि वह सेना में नहीं था। वो उसने इटली के एकीकरण के लिए सशस्त्र स्वयंसेवकों का नेतृत्व किया। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनी शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? स्थानीय किसानों का समर्थन भी प्राप्त किया था। उसने दक्षिणी इटली एवं सिसिली को राजा इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया। किस किस को सौंपा? देखो दक्षिणी इटली को और सिसिली को, दोनों को किसको सौंप दिया था? इमैनुअल द्वितीय को सौंप दिया था और इस प्रकार इटली का एकीकरण संभव हो सका था, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अब इस वर्कशीट पर आधारित यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको पहले प्रश्न पढ़ के बताती हूँ, फिर इसके आंसर्स भी लिखित रूप में आपको दिखाऊंगी। तो पहला प्रश्न है इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। दूसरा है एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना? जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और फोर्थ है आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया। तो बच्चों देखो इसका पहला प्रश्न है इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। तो देखिए निबंध, एकीकरण से पूर्व इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था। इटली जो राष्ट्र है वो 7 राज्यों में बटा हुआ था। राज्यों में मतभेद थे और सभी अपने स्वार्थ में लिप्त थे। क्योंकि राजतंत्र था तो सभी राजा अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहते थे। लेकिन इटली के कुछ प्रगतिवादी लोगों ने एकता की दिशा में कदम उठाया। जैसे अब वो व्यक्ति कौन थे जो प्रगतिवादी थे जिन्होंने एकता की ओर कदम उठाया? जैसे ज्यूसेप्पे मैत्सनी ने इटली के एकीकरण के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मेजनी ने, अब ये दूसरे करेक्टर हैं, मेजनी ने युवा इटली नामक संस्था की स्थापना की। पीडमोंट तीसरे प्रगतिवादी व्यक्ति हैं। पीडमोंट ने एक चतुर कूटनीतिक संधि की फ्रांस के साथ। इसके अलावा काबूर और गैरिबाल्डी ने भी राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। बच्चों अभी हमने पढ़ा था काबूर और गैरिबाल्डी के बारे में, तो इन्होंने भी अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
अच्छा, इसके बाद देखिए इटली का एकीकरण 1815 में इटली पर नेपोलियन बोनापार्ट के राज के अंत पर होने वाले वियना सम्मेलन के साथ आरंभ हुआ। कब से आरंभ हुआ था इटली का एकीकरण? जब वियना सम्मेलन हुआ था उसके साथ, ठीक है। और 1870 में राजा विक्टोरिया इमैनुअल की सेनाओं द्वारा रोम पर कब्जा होने तक चला, ठीक है। जो विक्टोरिया इमैनुअल था उन्हें ही वहाँ का राजा भी घोषित किया गया था, तो इन्होंने रोम पर अपना कब्जा कर लिया था जब तक इटली का एकीकरण की प्रक्रिया जारी रही थी। 1861 में इमैनुअल द्वितीय के एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया था। किसको घोषित किया था? इमैनुअल द्वितीय को। बच्चों ये आंसर आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप इसे 2 बार अगर ध्यान से सुनेंगे या पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही समझ आ जाएगा अच्छी तरह से। तो आप इसे बड़ा ना समझो, क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो आपके बड़े बड़े ही आंसर आपको लिखने होते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपका जो प्रश्न है ये है इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए, तो आपको इसे बड़ा नहीं समझना है, बल्कि आपको इसे 2 बार ध्यान से पढ़ के आपको इसे अच्छी तरह से समझना और याद भी करना है, ठीक है। आप प्रश्न नंबर 2 देखिए, इटली एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना था? तो आंसर है इसका एकीकृत जर्मनी का राजा केसर विलियम प्रथम बना था। केसर विलियम प्रथम बना था। प्रश्न नंबर 3 है, जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं लिखो। एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं, तो देखिए मैंने इसे पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश की है। जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, जर्मनी का एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, ये भी इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा है, ऑस्ट्रिया में निरंकुश शासन का अंत हुआ। तीसरी है, मेटरनिख का पतन हुआ जो जर्मनी का शत्रु था, ठीक है, मेटरनिख। फोर्थ है, जर्मनी के एकीकरण में प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और फिफ्थ पॉइंट है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क व फ्रांस तीनों से युद्ध में प्रशा की जीत हुई थी, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट है इसका, एकीकरण के बाद केसर विलियम प्रथम को राजा घोषित किया गया था। तो बच्चों इस तरह से ये जो हमने पढ़े हैं ये जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं, ठीक है। इसके मैंने 6 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं, तो आपको ये अच्छा 7th भी है। नए जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था। हाँ बच्चों, ये इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है। मैंने अभी आपको वर्कशीट समझाई थी तभी बताया था कि जर्मनी राज्य की जब एकीकरण हुआ था तो उसके बाद वहाँ पर मुद्रा, बैंकिंग एवं न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरह से ये सभी जर्मनी के एकीकरण की प्रमुख विशेषताएँ हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया था? तो इसका आंसर देखते हैं। 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र एवं क्रांति से अलगाव होने लगा, क्योंकि नेपोलियन की हार के बाद राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया, है ना। जितने भी व्यक्ति होते थे, जो भी राष्ट्रवादी भावना, जो भी रूढ़िवादी होते थे, वो सभी राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रयोग किया करते थे और अपना राजनीतिक प्रभुत्व को भी बढ़ावा दिया, जिसका परिणाम यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव के रूप में दिखाई दिया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। और बच्चों आज की जो वीडियो की लिंक है वो आपको इस वीडियो के साथ ही मिल जाएगी। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।